Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Civics chapter 6 and the topic is role of police and courts अर्थात पुलिस और अदालतों की भूमिका. In this chapter you will learn about the role of courts and the police in maintaining law and order. इस अध्याय में आप कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में अदालतों और पुलिस की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे. अबाउट द कोर्ट एंड पुलिस ऑफिशियल्स. इसके अलावा इस अध्याय में आप अदालत और पुलिस अधिकारियों के बारे में जानेंगे. एंड एट लास्ट अबाउट द प्रोसीजर फॉर लॉजिंग एन FIR. अंत में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे. Let us start. And police force are collectively responsible for upholding the law and protecting life and property of the citizens of a nation. अदालतें और पुलिस बल सामूहिक रूप से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा किसी राष्ट्र के नागरिकों के जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए जवाबदेह होते हैं. In this chapter we will look at the role of the courts and the police and how the two are related. इस अध्याय में हम अदालतों और पुलिस की भूमिका पर नज़र डालेंगे और कैसे ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे. लेट अस रीड द फॉलोइंग कॉमिक स्ट्रिप टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द टू. अब इन दोनों की भूमिका को समझने के लिए, यानी पुलिस और अदालतों की भूमिका को समझने के लिए हम इस कॉमिक स्ट्रिप को पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद हमें उनकी भूमिका समझ में आएगी. 4 कॉलेज फ्रेंड्स सिद्धार्थ, मीरा, अनुज एंड दिशा आर रिटर्निंग होम आफ्टर लेट नाइट पार्टी. ये 4 दोस्त सिद्धार्थ, मीरा, अनुज और दिशा देर रात की पार्टी से लौट रहे हैं. ये चारों कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और लेट नाइट की पार्टी से ये लौट रहे हैं कार के माध्यम से. कार मीरा चला रही है. अब क्या घटना घटती है या दुर्घटना घटती है उसको आप समझिए. वॉच आउट मीरा, स्लो डाउन. जब वो कार चला रही है तीव्र गति से तो उसके मित्र, उसके सहपाठी, उसके दोस्त कहते हैं कि मीरा देखो, कार की गति धीमी करो. लेकिन मीरा कार की गति धीमी नहीं कर पाती और कार रोड डिवाइडर से टकरा जाता है, यानी दुर्घटना घट जाती है. दुर्घटना घट जाती है. उसके बाद क्या होता है, 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट के बाद वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है. शो मैडम यू वेयर ड्राइविंग द कार. पुलिस अधिकारी मीरा से पूछता है कि मैडम क्या आप कार चला रही थी. तो मीरा बोलती है यस, हाँ. तब पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों जो हैं वहाँ पर मौजूद उनसे कहता है, वर्मा, पंत, सील ऑल एविडेंस यू फाइंड इन द कार एंड टेक मैडम टू द हॉस्पिटल. पुलिस अधिकारी कहता है कि वर्मा, पंत, कार में मौजूद सभी साक्ष्यों को सील करो और इन मैडम को यानी मीरा को अस्पताल ले जाओ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. 3 आवर्स लेटर एट द पुलिस स्टेशन. 3 घंटे के बाद पुलिस थाने में क्या होता है, एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड बाय द पुलिस अगेंस्ट मैडम एंड शी हैज बीन बुक्ड अंडर IPC सेक्शन 337 एंड 304 फॉर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड फॉर causing death due to negligence. We have to put her under arrest. 3 घंटे के बाद क्या होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 337 और 304 के तहत मीरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर लिया जाता है. लापरवाही से गाड़ी चलाने और जिसके वजह से मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ ये धाराएं लगाई गई और पुलिस ने कहा कि अब हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा. तब मीरा कहती है अपने पिताजी से, पापा प्लीज सेव मी, आई डिड नॉट डू एनीथिंग डेलिबरेटली. पिताजी कृपया मुझे बचा लीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया. लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है. गिरफ्तारी के बाद मीरा वाज रिलीज्ड ऑन बेल द नेक्स्ट डे. अगले दिन मीरा जमानत पर छूट जाती है. बट विद इन अ वीक चार्जशीट वाज फाइल्ड अगेंस्ट हर इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट. लेकिन 1 सप्ताह के भीतर मीरा के खिलाफ दंडाधिकारी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है. शी वाज री अरेस्टेड एंड ट्रायल इन द कोर्ट बिगन. उसकी पुनः गिरफ्तारी हो जाती है और अदालत में कार्यवाही यानी ट्रायल शुरू हो जाता है. अब यहाँ पर
आप अदालत की कार्यवाही देखिए। अदालत में एक आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह उसको कहते हैं जिसके सामने कोई घटना या दुर्घटना घटती है। तो अदालत में आई विटनेस से पूछा जाता है कि सो अकॉर्डिंग टू यू द एक्यूज्ड मीरा एंड हर फ्रेंड्स हैड बीन ड्राइविंग अराउंड इन एन inebriated state for nearly an hour before the accident। तो न्यायाधीश महोदय ने पूछा चश्मदीद गवाह से कि आपके अनुसार मीरा और उसके दोस्त लगभग 1 घंटे तक मदहोशी की अवस्था में यानी नशा की अवस्था में गाड़ी चला रहे थे। एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वेयर यू प्रेजेंट देयर एंड व्हाट डिड यू विटनेस। घटना यानी दुर्घटना के समय क्या आप वहाँ मौजूद थे और आपने वहाँ क्या देखा। तब आई विटनेस का जवाब सुनिए, यस आई वाज प्रेजेंट देयर। उसने कहा कि हाँ मैं वहाँ मौजूद था। देयर कार वाज स्पीडिंग एंड वेंट ओवर द रोड डिवाइडर। उनकी कार तीव्र गति से चल रही थी और जाकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। देन इट क्रैश्ड अगेंस्ट द ट्रैफिक सिग्नल। उसके बाद इसने यातायात के सिग्नल को भी तोड़ दिया। आई रश टू हेल्प। मैं इनकी मदद के लिए वहाँ दौड़ा। बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव्ड द 2 बॉयज इन द कार वेयर डेड। और तब तक वहाँ पर एम्बुलेंस आ गई और कार में मौजूद 2 लड़कों की मृत्यु हो गई थी। आफ्टर 2 months द कोर्ट अराइव्ड एट डिसीजन एंड द जज गेव ए वर्डिक्ट। और 2 महीने के बाद अदालत एक निष्कर्ष पर पहुंचा और न्यायाधीश महोदय ने अपना फैसला सुनाया। क्या फैसला था? आफ्टर हियरिंग द डिफेंस एंड द प्रोसिक्यूशन द अकाउंट्स ऑफ द आई विटनेसेज एंड द एविडेंस गैदर्ड बाय द पुलिस द कोर्ट फाइंड्स द मीरा इज गिल्टी दैट मीरा इज गिल्टी अंडर IPC सेक्शन 304 एंड इज अवार्डेड a 3-year टर्म इन द प्रिजन। अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चश्मदीद गवाह के बयान तथा पुलिस द्वारा जुटाई गई साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मीरा को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी पाया और उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्स हर टू पे अ कंपेंसेशन ऑफ ₹5 लाख टू ईच ऑफ द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड। अदालत ने मीरा को उन 2 लड़कों जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने का भी आदेश दिया। नाउ बेस्ड ऑन द स्टोरी डिस्कस। अब इस कहानी के आधार पर आप विचार करिए। इन द इवेंट ऑफ ए क्राइम हु कैरीज आउट द इन्वेस्टिगेशन। यानी किसी अपराध के संदर्भ में जांच कौन करता है। व्हाट आर द एजेंसीज इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग द फेट ऑफ एन एक्यूज्ड। यानी किसी अभियुक्त के भाग्य को निर्धारित करने में किन एजेंसियों का रोल होता है, कौन कौन एजेंसियां शामिल होती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डिफेंस और प्रोसिक्यूशन लॉयर इन ए कोर्ट केस। अदालती कार्यवाही में बचाव पक्ष के वकील और अभियोजन पक्ष के वकील का क्या कार्य होता है। डू यू थिंक ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज ए मीनेस अमॉन्ग्स्ट द यंग। आपको क्या लगता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना युवाओं के लिए हानिकारक है। व्हाट कैन बी डन टू कर्ब सच ट्रेजिक इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। भविष्य में इस प्रकार के दर्दनाक दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। कोर्ट्स एंड पुलिस यानी अदालतें और पुलिस। द कोर्ट्स हैव प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट एंड प्रोडक्टिव रोल इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संवैधानिक कानून की नींव रखने में अदालतें बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्पादक भूमिका निभाई हैं। Although the Indian Parliament decides what the laws will be, the courts decide how these laws will be applied to particular cases। हालांकि कानून बनाने का काम भारत का संसद यानी कानून क्या हो देश के लिए ये हमारा संसद तय करता है, लेकिन ये अदालतें जो हैं ये तय करती हैं कि इन कानूनों को खास केस में कैसे लागू किया जाए। द कोर्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग जस्टिस टू द पीपल। अदालतें लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड आर नोन फॉर देयर इम्पार्शियल डिसीजन इन ऑल डिस्प्यूट्स। ये अदालतें जो हैं
लोगों के मौलिक अधिकारों के रक्षक होते हैं, संरक्षक होते हैं और अपने इम्पार्शियल डिसीजंस जो होते हैं यानी निष्पक्ष फैसले, सभी विवादों में निष्पक्ष फैसले देने के लिए जाने जाते हैं। द पुलिस ऑन द अदर हैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, जबकि पुलिस राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाबदेह होती हैं। Whenever a crime is committed, the police arrest the suspect based on the FIR filed with them. जब कोई अपराध होता है तो पुलिस जो सस्पेक्ट होते हैं उनको FIR के आधार पर यानी संदेह में शंका के आधार पर उनकी गिरफ्तारी करती है। They investigate a crime by identifying the witnesses. वो किसी अपराध की जांच करती है गवाह यानी साक्ष्यों के बयान के आधार पर, रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स एंड प्रोड्यूसिंग देम इन द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड, और ज़रूरत पड़ने पर जो सस्पेक्ट होते हैं उनको अदालत में ले जाती है, अदालत में प्रस्तुत करती है। इट इज़ ऑल्सो देयर टास्क टू गैदर ऑल एविडेंसेस रिलेटेड टू द क्राइम। पुलिस का यह काम है कि वह घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों को जुटाए और अदालत में आरोप पत्र दाखिल करे। हाउएवर द पुलिस कैन नॉट पनिश द क्रिमिनल, लेकिन पुलिस किसी भी अपराधी को दंड नहीं दे सकती है यानी सज़ा नहीं सुना सकती। दे प्रेजेंट द एक्यूज टू द कोर्ट, वे अभियुक्त को कोर्ट में यानी अदालत में प्रस्तुत कर सकते हैं। It is the task of the court to decide whether the suspect is actually the person who has committed the crime or not. अब जो संदेह में गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति, यह अदालत का काम है कि वो ये फैसला करे कि जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है वह वास्तव में अपराधी है, उसने अपराध किया है या नहीं, ये साबित करने का काम अदालत का है। If the suspect is found guilty, he is given a suitable punishment by the court. यदि सस्पेक्ट दोषी पाया जाता है तो उसे अदालत के द्वारा सजा सुनाया जाता है। However, during the period of trial, the suspect remains in the custody of the police. लेकिन ट्रायल के दरमियान जो अभियुक्त है उसे पुलिस के कस्टडी में यानी पुलिस के कैद में नियंत्रण में रहना पड़ता है। Now move to the next topic, prevention against arbitrary arrest and detention, यानी किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार करने पर या उसे डिटेंड करने पर कुछ कानून बनाए गए हैं। इन कैरिंग आउट इट्स इन्वेस्टिगेशन द पुलिस में अरेस्ट एंड इंट्रोगेट पीपल, यानी जांच पूरा करने के दौरान पुलिस किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। टू इंश्योर दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन फॉल्स इन द गैम्बिट ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली लेड डाउन सम गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द पुलिस एंड अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन ऑफ एनी पर्सन। तब पुलिस के जो मनमाने तरीके होते हैं उसे रोकने के लिए सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो इस प्रकार हैं, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, यानी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे रिलेटेड ये उसका राइट है उस व्यक्ति का कि द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया गया इसकी सूचना उसे देना होगा। द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस, यानी वो अपने पसंद के बचाव पक्ष का वकील नियुक्त कर सकता है, उसे वो मिल सकता है। द राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड और इल ट्रीटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम्स बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यानी उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसके साथ बुरा बर्ताव न हो, उसे प्रताड़ित न किया जाए। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी डीम्ड एज एविडेंस सिंस इट मे इन्वॉल्व कोएरिजन और टॉर्चर।
क्वेश्चन और टॉर्चर, यानी जो पुलिस की कस्टडी में व्यक्ति कुछ स्वीकार करता है उसे एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ वो डर कर या प्रताड़ित होने के वजह से कुछ बोल सकता है, उसे अदालत में एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यानी पुलिस के कस्टडी में जो बयान दिया गया है उसे साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पुलिस ऑफिशियल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी जिला स्तर पर कौन कौन से अधिकारी होते हैं। स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट, हमारे राज्य जो हैं कई एक जिलों में विभाजित होते हैं ताकि सुगमता से प्रशासन चला जा सके। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो जिलाधिकारी होता है, जो IAS अफसर होता है, वो जिला का प्रशासन की देखभाल करता है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट सेवरल पुलिस ऑफिशियल आर अपॉइंटेड, अब जिला में कानून और व्यवस्था को लागू करने के लिए अनेक पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होती है। द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट इज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हु इज एंसरेबल टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो जिला का जो पुलिस का हेड होता है, उच्च अधिकारी होता है, वो SP होता है, यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में आरक्षी अधीक्षक कहते हैं, और वह जिलाधिकारी के अधीन काम करता है। ही इज असिस्टेड बाय अदर पुलिस ऑफिसर इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए SP को अन्य पुलिस अधिकारी भी मदद करते हैं। यहाँ जो बिलो द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी SP के अधीन एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP होता है, और उनके अधीन पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। आप इस हायरार्की को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ईच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेड्स द वेरियस सब डिवीजन्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला को जो सब डिवीजन में बांटा जाता है तो सब डिवीजन के हेड DSP होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR, प्राथमिकी इसको हिंदी में कहते हैं। द रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द अकरेंस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस रिसीव्ड एट द पुलिस स्टेशन इज कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पॉपुलरली नोन एज FIR। जब किसी घटना से संबंधित अर्थात कोई सांघेय अपराध होता है तो उसके बारे में जो लिखित सूचना प्राप्त होती है थाना को, उसे ही हम FIR यानी प्राथमिकी कहते हैं। सिंस इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंस इट इज कॉल्ड सो, चूँकि किसी घटना के बारे में पहली सूचना इसी FIR से प्राप्त होती है, इसीलिए इसको FIR कहते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द पुलिस रजिस्टर द रिपोर्ट इन एन FIR, और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस FIR दर्ज करती है और अपना जांच प्रारंभ करती है। Now move to the next topic, who can lodge an FIR? The FIR should be lodged in the police station of the concerned area where the crimes have taken place, यानी FIR उसी थाने में दर्ज होना चाहिए जिस थाने के अंतर्गत वो क्षेत्र आता हो। Now move to the next topic, who can lodge an FIR, यानी प्राथमिकी कौन दर्ज कर सकता है। Anyone who knows about or has seen the occurrence of a cognizable offence can file an FIR, हर वह व्यक्ति जो किसी घटना के बारे में जानता हो, किसी सांघेय अपराध के बारे में जानता हो, वह FIR कर सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली द विक्टिम ऑफ द क्राइम शुड फाइल एन FIR, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित है वही FIR दर्ज कर सकता है। ए पुलिस ऑफिसर हु कम्स टू नो अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन ऑल्सो फाइल एन FIR, पुलिस अधिकारी जो किसी सांघेय अपराध के बारे में जानता हो वो भी FIR दर्ज कर सकता है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस बिगिन, और उस FIR के दर्ज होने के बाद पुलिस जांच प्रारंभ करती है। अब FIR दर्ज करने का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है। द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एन FIR इज एज डिस्क्राइब्ड हियर, यानी FIR दर्ज करने के जो तरीके हैं वो इस प्रकार हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज
गिवेन ओरली द पुलिस मस्ट राइट इट डाउन, यानी जब मौखिक रूप से कोई सूचना दी जाए तो पुलिस का काम है कि वो उसे लिखे। एज ए पर्सन गिविंग द इन्फॉर्मेशन और मेकिंग ए कंप्लेंट, वन कैन डिमांड दैट द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज रेड आउट आफ्टर बीइंग रिटन डाउन। यानी जब कोई व्यक्ति कोई शिकायत दर्ज करवाता है तो वो यह मांग कर सकता है पुलिस अधिकारी से कि उस लिखित शिकायत को पढ़कर उसे सुनाया जाए। वंस द इंफॉर्मेशन हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग द इन्फॉर्मेशन। और जब एक बार उस सूचना को दर्ज कर लिया जाता है तो उस पर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। द रिपोर्ट शुड बी साइंड बाय ओनली आफ्टर वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज एज पर द डिटेल्स गिवन। और रिपोर्ट पर साइन तभी होगा जब इसका वेरीफाई हो जाए कि जो सूचना व्यक्ति ने दिया था उसका सही से निष्पादन हुआ है, यानी सही ढंग से लिखा गया है। पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट मस्ट पुट देयर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन द डॉक्यूमेंट आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज ए करेक्ट रिकॉर्ड। और जो व्यक्ति लिख और पढ़ नहीं सकता है वो उस रिपोर्ट पर अपना बाएं अंगूठे का निशान लगाता है। ए कॉपी ऑफ द FIR कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द पुलिस, और जो FIR दर्ज की गई है उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को भी दिया जाना आवश्यक है। ये FIR फाइल करने का प्रोसीजर है। व्हाट शुड बी मेंशन्ड इन द FIR। अब FIR में क्या क्या दर्ज होना चाहिए? नेम एंड एड्रेस, नाम और पता दर्ज होना चाहिए, और जिस घटना की रिपोर्टिंग हो रही है उसका तारीख, समय और जगह। ट्रू फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट्स एज दे अकर्ड, और घटना की सही सही जानकारी उसमें दर्ज होना जरूरी है। व्हाट शुड बी डन इट इफ द FIR इज नॉट रजिस्टर्ड। यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो क्या किया जाना चाहिए? देयर आर द स्टेप्स फॉर रिड्रेसल इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर द FIR बाय। यदि कोई पुलिस अधिकारी FIR करने से इनकार करता है तो व्यक्ति क्या करे? If the police officer refuses to record an FIR, a written complaint can be sent to the superintendent of police either by post or in person explaining the facts। यदि कोई पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से मना करता है तो उस शिकायत को जिले के जो हेड होते हैं पुलिस अधिकारी SP के पास लिखित रूप से भेजा जा सकता है। हम टू द नेक्स्ट पेज। If no action is taken by the superintendent of the police, a complaint can be made to the magistrate asking him to direct the police to register the FIR। यदि SP के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो एक शिकायत मजिस्ट्रेट के अदालत में भी दिया जा सकता है, जिससे कि पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश प्राप्त होता है। If still no action is taken, a writ petition can be filed in the High Court asking for the FIR to be registered। इसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल किया जाता है, जिसके द्वारा यानी तब जो हाई कोर्ट है वो पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश पारित करता है। हम मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ कोर्ट्स, अदालतों की भूमिका। द कोर्ट्स डील विथ बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी अदालतें दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले निपटाते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द हाईएस्ट कोर्ट डीलिंग विथ सिविल केसेस सच एज प्रॉपर्टी और फिनेंशियल डिस्प्यूट्स इज द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। यानी जिला में जो दीवानी मामले निपटाए जाते हैं वो कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज यानी जिला न्यायाधीश के अदालत में उसे निपटाया जाता है। वाइल द हाईएस्ट कोर्ट फॉर ट्राइंग क्रिमिनल केसेज सच एज थेफ्ट, मर्डर और असॉल्ट इन डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ सेशन जज। और जो फौजदारी मामले होते हैं जैसे चोरी, हत्या आदि, ये सत्र न्यायाधीश के अदालत में सुने जाते हैं, वहाँ पर इनकी सुनवाई होती है। इन सिविल केसेज द कोर्ट एक्ट्स व्हेन द एग्रीव्ड पार्टी अप्रोचेज इट फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी सिविल डिस्प्यूट। यानी दीवानी मामलों में जो अदालतें हैं वो पीड़ित पक्ष जब वहाँ अपने मामले को लाते हैं सुलझाने के लिए, तब उन विवादों का निपटारा ये सिविल कोर्ट्स करते हैं।
इन क्रिमिनल केसेज फर्स्ट एंड FIR इज लॉन्च विद द पुलिस, लेकिन फौजदारी मामलों में सबसे पहले एक FIR दर्ज होती है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन इफ द एविडेंस पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्यूज द पुलिस प्रिपेयर्स ए चार्जशीट एंड फाइल्स इट इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। इन द कोर्ट द की प्लेयर्स आर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर्स एंड द जजेज। और जब कोर्ट में मामले आ जाते हैं तो वहाँ पर जो मुख्य भूमिकाएं हैं वो हैं लोक अभियोजक की, बचाव पक्ष के वकील की और न्यायाधीशों की। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक किसे कहते हैं। ए क्राइम इज रॉन्ग डन नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम बट ऑल्सो अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। अपराध क्या है? अपराध न केवल पीड़ित के खिलाफ गलत है बल्कि ये समाज के खिलाफ भी गलत है। यानी अपराध पीड़ित पक्ष और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए पर्सन हु इज इन ए क्रिमिनल कोर्ट रिप्रेजेंट्स द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। तो ये लोक अभियोजक कौन होता है? लोक अभियोजक वह व्यक्ति है जो फौजदारी अदालत में राज्य की ओर से अभियुक्त के खिलाफ किसी केस को उपस्थित करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वह अभियुक्त को सजा दिलाने का काम करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्रिमिनल ट्रायल इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड डिटरमिन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज। तो जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि सच्चाई का पता लगाया जाए कि अभियुक्त के खिलाफ जो मामला दर्ज है वो वास्तव में निर्दोष है या दोषी है। द प्रोसिक्यूटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द कोर्ट अराइव एट राइट डिसीजन। तो ये जो लोक अभियोजक होता है वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निष्पक्ष न्याय दिलाने में वो अदालत की मदद करता है। ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए पब्लिक सर्वेंट। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो लोक अभियोजक होता है वो एक सरकारी कर्मचारी होता है। ड्यूटीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ पब्लिक नेचर एंड ऑफ वाइटल इंटरेस्ट टू द पब्लिक। यानी जनता के हित में वह काम करता है, जनहित में वो काम करता है। इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वह जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं होता है। द प्रोसिक्यूटर ऑक्युपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज द लॉयर फॉर द स्टेट एंड इज बाउंड बाय लॉ एंड प्रोफेशनल एथिक्स बाय डिलीवरिंग जस्टिस। यानी न्याय दिलाने में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफेंस लॉयर यानी बचाव पक्ष का वकील। द डिफेंस लॉयर फाइट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज। बचाव पक्ष का वकील अपने अभियुक्त की ओर से केस लड़ता है। एन एक्यूज हायर्स ए डिफेंस लॉयर एट हिज ओन कॉस्ट टू प्रेजेंट हिज केस इन द कोर्ट। यानी कोई व्यक्ति जो अभियुक्त है जिसके विरुद्ध चार्जेज लगे हैं वो अपने खर्च पर वकील नियुक्त करता है जो उसकी बचाव करता है। इन केस एन एक्यूज इज अनेबल टू हायर ए डिफेंस लॉयर ड्यू टू पॉवर्टी और एनी डिसेबिलिटी द स्टेट हैज टू प्रोवाइड ए डिफेंस लॉयर फॉर द एक्यूज अंडर आर्टिकल 39A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे संविधान की धारा 39A में ये प्रावधान है कि कोई गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण अगर वकील हायर करने में सक्षम नहीं है तो राज्य की ओर से उसे वकील प्रदान किया जाता है। द पर्पस ऑफ हैविंग ए डिफेंस लॉयर इज टू अलाउ द एक्यूज टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द कोर्ट सो दैट सी ही रिसीव्स ए फेयर ट्रायल। अब डिफेंस लॉयर प्रदान करने का जो प्रावधान किया गया है इसका उद्देश्य यह है कि अभियुक्त अपने आप को निर्दोष साबित करे और उसके खिलाफ जो चार्जेज लगे हैं उसके विरुद्ध वो फेयर ट्रायल हो, यानी निष्पक्ष सुनवाई के द्वारा पता लगाया जाए कि वो व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द जज। अब जज की क्या भूमिका है? द रोल ऑफ द जज इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। यानी न्यायाधीश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सी ही हैव टू लिसन टू द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज वेल एज द डिफेंस लॉयर। वह यानी जो न्यायाधीश होता है या होती है वो लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील के द्वारा प्रस्तुत किए गए बहसों या साक्ष्यों पर विचार विमर्श करता है या करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज।
द एविडेंस प्रेजेंटेड बिफोर देम आर केयरफुली एग्जामिन, जो साक्ष्य जुटाए जाते हैं या प्रस्तुत किए जाते हैं उसका ठीक प्रकार से सावधानी पूर्वक उसे जांचा परखा जाता है और उसके बाद निष्पक्ष फैसला सुनाया जाता है। वंस द जज गिव्स द वर्डिक्ट द अक्यूज्ड आइदर रिसीव्स ए सेंटेंस, फाइन और इज एक्विटेड। और जब जज अपना फैसला सुनाता है तो अभियुक्त को या तो सजा दी जाती है या उसे जुर्माना लगाया जाता है, या जब वो निर्दोष पाया जाता है तो उसकी रिहाई हो जाती है। अब फेयर ट्रायल क्या है या निष्पक्ष सुनवाई? ए ट्रायल इज हेल्ड टू डिसाइड वेदर और नॉट एन एक्यूज इज गिल्टी। ट्रायल इसलिए किया जाता है कि पता लगाया जाए कि जिसके विरुद्ध केस दर्ज है वो दोषी है या नहीं है। तो फॉर ए फेयर ट्रायल टू हैपन एंड जस्टिस टू टेक प्लेस, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द पीपल वी discussed in this chapter, that is the police, judge and always lawyers carry out their functions impartially। यानी फेयर ट्रायल के लिए यानी न्याय दिलाने के लिए ये आवश्यक है कि इस अध्याय में जिनके बारे में हमने चर्चा किया, जैसे पुलिस, जज, वकील, जो ये फैसला देने के लिए जवाबदेह होते हैं, ये अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करें। To uphold the rule of law which states that everyone is equal before the law, it becomes imperative that a fair trial is allowed। यानी कानून का शासन बनाए रखने के लिए जो यह कहता है कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं, ये आवश्यक हो जाता है कि किसी मामले का फेयर ट्रायल आवश्यक है। I think you will have understood the concept of the chapter. We will meet in next video. Till then, take care of your health. नमस्कार।